हेलो एवरीवन, जल्दी से आप सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का। देखो अभी हर जगह हमने बात कर ली कि अमृतसर में जलियांवाला बाग चल रहा था, सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। सो मेनी मूवमेंट्स वर देयर, राइट? वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। अभी अगर हम अवध की जल्दी से बात करें तो अवध में जो मेन बंदा था वो था बाबा रामचंद्र। ठीक है, रामदेव नहीं, रामचंद्र। अच्छा, अब वहां पे जो लोगों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी वो थी फार्मर लोगों की, जो किसान होते हैं ना उनकी। किसान को क्या बोलते हैं? पीजेंट्स बोलते हैं। तो जो पीजेंट्स थे उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन लोगों से जो तालुकादार और लैंडलॉर्ड्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा रेंट लेते थे। तालुकादार्स क्या कौन होते हैं? जिनको गवर्नमेंट ऐसा बोल देती है कि आप जाइए और सबसे रेंट लेके आइए, पैसा लेके आइए, ठीक है, ये तालुकादार्स होते हैं। और लैंडलॉर्ड्स मतलब घर के मकान मालिक, घर के ओनर। तो जो फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्यों? क्योंकि घर का रेंट बहुत ज़्यादा कर दिया गया था, लैंडलॉर्ड्स बहुत ज़्यादा किराया मांगते थे, और जो तालुकादार्स थे ना वो बहुत ज़्यादा पैसे लेकर जाते थे फार्मर्स से। ऑलराइट, तो पहला तो किसानों का ये प्रॉब्लम था। फिर किसानों ने मांग की, व्हाट पीजेंट्स डिमांडेड, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि भाई हम आपको जो पैसे देते हैं, रेवेन्यू देते हैं, उसको आप कम करो, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। दूसरा, एबॉलिशन ऑफ बेगर। बेगर मतलब जो ब्रिटिशर्स होते थे उनके लिए इंडियंस काम करते थे, स्लेवरी का काम करते थे, पानी ला दो, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, और वो उसके कोई पैसे भी नहीं देते थे, ठीक है। तो उसको खत्म करो, एबॉलिशन मतलब स्टॉप दैट रूल। सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, मतलब वही जो हम लोगों से लैंडलॉर्ड जो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, और उन लोगों को मना करो कि हमसे इतने ज़्यादा पैसे ना मांगे। ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड मतलब दूसरे जो लैंडलॉर्ड्स थे, सभी लैंडलॉर्ड जो एक कमेटी बन के ना, सब ग्रुप बन के ये लोग पैसे बहुत ज़्यादा मांगते थे फार्मर्स से, तो बोल दिया कि हम नहीं देंगे, उसको बंद करो। तो कोई उनको सपोर्ट पहले तो करने आ नहीं रहा था। लेकिन 1920 में, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जी गए, वो गाँव गए, ठीक है। किस लिए गए? टूर किया उन्होंने सभी गांव का, ताकि वो जितनी किसानों की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सके और देख सके, पर्सनली जान सके। तब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा सच में प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने एक योजना, जैसे आज हमारे यहाँ योजनाएं होती हैं कि कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसी तरीके से उन्होंने एक तरीके से, जैसे मूवमेंट होता है, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, इसी तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया। OUDHKISN, ओट किसान। और ये किसने स्टार्ट किया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था ये मूवमेंट। और बाबा रामचंद्र, जो मैंने बोला था कि अवध जगह के सबसे मेन जो बंदे थे जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने मिलकर, और काफ़ी और भी लोगों ने मिलकर ये मूवमेंट स्टार्ट किया। इस मूवमेंट के बाद लोगों के अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई और उन्होंने रेंट देने के लिए मना कर दिया लैंड ओनर्स को। और उन्होंने किसका नाम लिया? क्योंकि उसी दौरान नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट था, तो वो सपोर्ट हो गया, और किसान और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों सपोर्ट में आ गए एक दूसरे के। और उन्होंने जो है, लोगों ने जो है रेंट देना बंद कर दिया, और उन्होंने इन्वोक बाय इन्वोकिंग द नेम ऑफ महात्मा गांधी। किसका नाम लिया उन्होंने? गांधी जी का नाम लिया, कि भैया हम तो गांधी जी के चेले, हम गांधी जी को फॉलो करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, आपके साथ हम कोई कॉपरेट नहीं करेंगे और हम रेंट भी नहीं देंगे। दैट वॉज अबाउट अवध, गॉट दैट? अब आती है बात ट्राइबल पीजेंट्स की। ट्राइबल पीजेंट्स कौन होते हैं? ट्राइबल अगर हम नॉर्मली सर्च करते हैं तो आदिवासी लिखा हुआ आता है वहाँ पे। तो बेसिकली जो जंगल में रहते हैं, और ट्राइब का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक ही जाति के लोग होते हैं, एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं, उसको ट्राइबल्स बोलते हैं। मगर इसमें देखिए ट्राइबल पीजेंट्स के लिए क्या बताया गया है। जो ट्राइबल्स फार्मर्स थे जो जंगलों में रहते थे, ठीक है, उनकी बात करते हैं। उनको क्या किया गया? प्रिवेंटिंग फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज कैटल और टू कलेक्ट फ्रूट्स एंड फायरवुड। आप एक बात बताओ, अगर जंगल में कुछ लोग रह रहे हैं, उनके पास गाय हैं, गाय के बच्चे हैं, बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना पेट पालते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खाना मिलता है। तो उन गायों को चराने के लिए, क्योंकि हमारा देश है, हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कितने सारे पेड़ हैं, कितनी सारी जगह घास होती है, तो हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं ना। बट जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने मना कर दिया कि आप जंगलों के अंदर गायों को खाना नहीं खिला सकते हो, और उनकी इनफैक्ट एंट्री भी बंद कर दी कि आपकी एंट्री ही नहीं है जंगल के अंदर, और ना ही आप जंगल से फल ले सकते हो, और ना ही आप फायरवुड, लकड़ियाँ तोड़ सकते हो खाना बनाने के लिए। पहले गैस तो होता नहीं था, तो लकड़ियों को तोड़ के जलाकर खाना बनाया जाता था उसके ऊपर, तो उसके लिए भी मना कर दिया। फिर उसके बाद जो नए फॉरेस्ट का रूल आया था, लॉ आया था, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो उनकी जिंदगी के लिए एक बड़ा थ्रेट था। थ्रेट मतलब एक डर था ट्राइबल पीजेंट्स के लिए, ठीक है। थर्ड है, गवर्नमेंट फोर्स देम टू बेगर ऑन रोड कंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट ने तो उनका जंगल में आना बंद कर दिया, ऊपर से उन लोगों को फोर्स किया कि आप जो सड़क पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सड़क बन रही है ना, वहाँ पे आप
काम करो एज अ बेगर, मतलब फ्री में, हम आपको पैसे नहीं देंगे, एज अ स्लेव। मैनी रिबल्स फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज, रिबल्स उसको बोलते हैं जो अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है, और उस वक्त हमारी गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब कुछ गवर्नमेंट के रूल्स के जो अगेंस्ट जाता है उसको रिबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे रिबल्स थे जो ट्राइबल एरियाज के, जो नॉन वायलेंट बन गए थे, मतलब गुस्से वाले बन गए थे, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था। एंड ऑफन कैरीड गोरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। अब जो रेबल्स थे ना, उनको इतना गुस्सा आ गया था कि उन्होंने, वो नॉन वायलेंट बन गए थे और उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर को कैरी किया। गोरिल्ला वॉरफेयर पता है आपको क्या होता है? देखो, एक आर्मी है, उस आर्मी कंट्री की आर्मी है, उसके अंदर एक बंदा ऐसा होगा जो छुप कर काम करता है, जासूस की तरह काम करता है, और वो अटैक अपने एनिमी मतलब दुश्मन पे अटैक कर देता है, और किसी को पता भी नहीं होता, वो सबके बीच में ही अच्छा बन रहा होता है, और लेकिन वो अपने दुश्मन को अटैक कर देता है। तो उस वक्त हमारा दुश्मन कौन था? ब्रिटिशर्स थे। तो गोरिल्ला कौन था? हमारे इंडियंस थे। तो हमारा इंडियन एक उनकी ही ब्रिटिशर्स की टीम में भेज देते थे ये लोग, जासूस का काम करते थे, तो हमें इन्फॉर्मेशन भी देते थे, और फिर उनके साथ गलत में से उनका कोई प्लान बता दिया, उनका कोई प्लान चौपट कर दिया, ऐसे भी उनके साथ एनिमी को अटैक करना, छुपकर एनिमी के बीच में रहकर भी उसको ऐसे गोरिल्ला वॉरफेयर किया उन्होंने, ठीक है। किसके खिलाफ? ब्रिटिश ऑफिशियल्स के खिलाफ। तो इधर था ट्राइबल पीजेंट्स का जो वहाँ पे हालत चल रही थी। फिर आता है स्वराज इन द प्लांटेशन। स्वराज प्लांटेशन में स्वराज का क्या सीन था, ठीक है। प्लांटेशन मतलब जहाँ जैसे किसान, खेती बाड़ी, इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1859 में एक एक्ट निकला था जिसका नाम था इंडियन इमिग्रेशन एक्ट। ऑलराइट, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। तो जो हम लोगों से वहाँ पे इंडियंस से टी गार्डन में, चाय के गार्डन में काम कराया जाता था, और हम लोगों को परमिशन नहीं थी कि हम वो टी गार्डन, जो चाय का गार्डन है, हम उसको छोड़कर नहीं जा सकते थे बिना परमिशन के। और लेकिन उन्हीं किसानों को जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला, तो उनके अंदर थोड़ी एनर्जी आई, और उनको ऐसा लगा कि ठीक है, हमारे साथ भी कोई है और हम भी अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे ही उन्हें आफ्टर द न्यूज़ ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसे उन्हें पता चला, कितने सारे वर्कर्स ऐसे थे जिन्होंने डिफाई द अथॉरिटीज़, मतलब डिफाई मतलब मना कर देना, अगेंस्ट जाना। किसके अगेंस्ट गए वो? अथॉरिटीज़ के। अथॉरिटीज़ कौन होते हैं? जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, जो वहाँ पे उनसे टी गार्डन में काम करवा रहे थे ना, उनके अगेंस्ट चले गए थे वो लोग, ठीक है बेटा। अच्छा, अभी क्या हुआ था कि उनके अगेंस्ट चले गए और उन्होंने अपनी प्लांटेशन को भी छोड़ दिया, जो वो टी गार्डन में प्लांटेशन कर रहे थे ना, उसको भी, क्योंकि उन्हें न्यूज़ पता चल गई कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ रहा है, अब उनके अंदर एनर्जी आ गई, तो उन्होंने अपना प्लांटेशन को भी छोड़ दिया और हेडेड टूवर्ड्स देयर होम्स, और अपने घर चले गए, घर की तरफ जाने लग गए। बेचारे रास्ते में जा ही रहे थे कि दे गॉट स्ट्रैंडेड मतलब स्टॉप, रोक दिया गया उन्हें। दे गॉट स्ट्रैंडेड ऑन द वे, रास्ते में उन्हें रोक दिया गया। रेलवे स्ट्राइक, क्योंकि रास्ते में ना रेलवे स्ट्राइक करके लोग बैठे हुए थे, तो बेचारे उसके चक्कर में वो भी पकड़े गए, और उसके बाद कॉट बाय पुलिस, और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बीटन अप, बहुत 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 मारा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम स्वराज की बात करते हैं, तो स्वराज, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज फॉर डिफरेंट, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब था स्वराज का। कुछ लोगों के लिए मतलब था एंड ऑफ प्रॉब्लम्स, कि भैया अब तो स्वराज आ गया, अब हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए था कि गांधी जी का नाम लेते रहो, और उन्होंने तो ये चैंट करते रहो, मतलब चैंटिंग करते हैं ना, जैसे कोई भी चैंटिंग करते हैं, ओम 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 नमः शिवाय या एनीथिंग लाइक दैट, तो बस चैंटिंग करते रहो। और गांधी जी का, किसकी चैंटिंग कर रहे थे वो लोग? तो गांधी जी के नाम की, और वो स्लोगन बोले जा रहे थे। कौन सा स्लोगन था? स्वतंत्र भारत, आज़ाद भारत, स्वतंत्र मतलब आज़ाद, ठीक है। और रिलेट टू द वाइडर मूवमेंट, कुछ लोगों के साथ जो स्वराज का मतलब था ये था, कुछ लोगों के हिसाब से, कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, स्वराज मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट है, जो कि बियॉन्ड देयर कॉम्प्रिहेंशन, मतलब उनकी समझ से भी परे था, ठीक है। इस हद तक वो स्वराज को सोचने लग गए थे। तो दैट वाज ऑल अबाउट द स्वराज इन द प्लांटेशन। अब आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है ना, ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था, और इसमें क्या क्या हुआ था? 3 मेन चीज़ें हुई थी। सबसे पहले कि डिफाई द ब्रिटिश रूल्स, डिफाइन द ब्रिटिश रूल्स, मतलब ब्रिटिश के जितने भी रूल्स है ना, उन सबको मना कर दो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ऐसा, ओबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने ऐसा करने को बोला था। दूसरा, गांधी जी ने क्या किया था? यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, मतलब पूरे भारत देश को एक साथ कर लिया था। तीसरा, अवेकनिंग ऑफ द मैसेस, मतलब मैसेस होता है कॉमन पीपल, आम आदमी।
अवेकनिंग ऑफ द मैसेज, मतलब आम आदमी को जगाने का काम किया था कि बेटा जाग जाओ, बहुत हो गया, कुछ करो, पढ़े मत रहो, ब्रिटिशर्स का काम मत करते रहो, उनकी गुलामी मत करते रहो, तो उनको जगाया था। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था, ब्रिंग द पॉलिटिक्स विद इन द एरिना ऑफ द कॉमन मैन, पॉलिटिक्स को जो आम आदमी है ना उनके बीच में लेकर गए। नहीं तो आप और हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि वहाँ क्या हो रहा है गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में आज कौन सी पार्टी हुई है, किसने क्या बोला है, हमें कोई फ़र्क पड़ता है? पढ़ना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आज क्या डिबेट हुई है, क्या नहीं हुई है, हमारे भारत में क्या चेंज आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। बट हर एक इंसान वो चीज़ पे फोकस नहीं करता, इनफैक्ट कभी कभी हम लोग भी नहीं करते हैं, फ्रेंकली अगर बोला जाए तो, क्योंकि हमारे सोचने ना सोचने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मगर गांधी जी ने ऐसा बोला था कि नो, फ़र्क पड़ना चाहिए, हर एक आम आदमी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो पॉलिटिक्स है वो कॉमन मैन के बीच में वो ले आए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने की। बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था 1930 में। ठीक है, गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना वो 1922 में विदड्रॉ कर लिया था, मतलब कैंसिल कर दिया था, निकाल दिया था कि मुझे करना ही नहीं है। उन्होंने तो बेचारे वो बोल बोल के थक गए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब कि पहले उससे क्या था कि आप किसी को अगर कोई एक गाल दे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद सत्याग्रह वाला, उसके बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन किया कि भाई ठीक है आप कॉपरेट मत करो उनके साथ, नॉन कॉपरेट करो, कॉपरेट मत करो, लेकिन बहुत ज़्यादा वायलेंट मत बनो, बी नॉन वायलेंट। बट वो समझ नहीं आया लोगों को, और क्यों समझ में आएगा जब ब्रिटिशर्स हमारे साथ इतना गलत कर रहे हैं, तो हम क्यों समझें, हम क्यों शांत बैठें। ठीक है, तो 1922 फरवरी को गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विदड्रॉ कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायलेंट बन रहा था, शोर शराबे वाला बन रहा था। और फिर क्या हुआ था, गांधी जी कांग्रेस से रिलेटेड है, आपको पता ही है। तो काफ़ी सारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे ना वो फटीग बाय स्ट्रगल्स, मतलब स्ट्रगल, गांधी जी के कहने पे वो चले तो जा रहे थे, उन्होंने हर चीज़ का बॉयकॉट कर दिया, उन्होंने अपने इलेक्शंस छोड़ दिए, काउंसिल के हर चीज़, प्रोविजनल काउंसिल के इलेक्शंस छोड़ दिए, सब कुछ कर दिया। लेकिन इस चीज़ में एक स्ट्रगल था ना, लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी और लोगों को बहुत भूखे पेट सोना पड़ रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो इसकी वजह से जो कांग्रेस के काफ़ी सारे लीडर्स थे वो फटीग्ड हो गए थे। फटीग मतलब होता है स्ट्रेस्ड, मतलब परेशान, थक गए थे। किससे थक गए थे? स्ट्रगल कर करके थक गए थे। एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, अब वो चाहते थे कि हमें इलेक्शंस वो करने हैं, पार्टिसिपेट करना है, जीतना है, और काउंसिल, प्रोविजनल काउंसिल बनना है। ठीक है, क्योंकि वो गांधी जी की बातों पे चल तो रहे थे, लेकिन अब वो बस थक चुके थे कि भैया यहाँ कुछ नहीं होने वाला। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविजनल काउंसिल सेटअप, आपको बताइए 1919 में जो प्रोविजनल काउंसिल सेटअप हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर प्रोविजनल काउंसिल सेटअप हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस के अकॉर्डिंग आपके प्रोविजनल काउंसिल को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे जो थिंकिंग थी ना, काफ़ी सारे लीडर्स की ऐसी थिंकिंग थी कि ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट जाना ही पड़ेगा अगर हमें सिस्टम में टिके रहना है। तो वरना अगर ब्रिटिश काउंसिल आ गई, ब्रिटिशर्स आ गए, अगर प्रोविजनल काउंसिल्स वो लोग बन गए तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हमारा पत्ता साफ होना ही होना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लोग हमें जीतने नहीं देंगे। इसलिए तो काफ़ी लीडर्स ऐसे बोलते थे कि हमें ही जीतना है, उसके लिए हमें ब्रिटिश काउंसिल्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या हुआ था कि जो कांग्रेस है ना उसके बीच में आपस में लीडर्स लड़ने लग गए थे, लड़ने नहीं लग गए थे, डिबेट हो गई थी। क्या? किस किस के बीच में? देखो, जो पुराने लीडर थे ना, जैसे मोतीलाल नेहरू और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अपना एक और मूवमेंट चालू कर दिया। क्या चालू कर दिया? पार्टी के अंदर ही एक पार्टी चालू कर दी, स्वराज पार्टी। फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज पार्टी उन्होंने स्टार्ट की। एंड उन्होंने आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया। आर्ग्यूमेंट आपको पता है, जवाब तलब, आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, की भाई अब बहुत हो गया, शांति से हम अपना काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं। काउंसिल पॉलिटिक्स मतलब ये इलेक्शंस लड़ो और अपना जीतो और शांति से रहो। ठीक है, शांति से रहो और रहने दो। लेकिन जो हमारे यंगर लीडर्स थे, जो जवान थे उस वक्त, वो थे सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने क्या बोला? नहीं, हम शांत नहीं बैठेंगे। तो वो किसके फेवर में थे? दे वर इन फेवर ऑफ मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड प्रेस्ड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। वो चाहते थे कि पूरी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए
और रेडिकल मैसेज मैंने आपको पहले बताया था, रेडिकल मतलब होता है कि अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना, रूल्स के अगेंस्ट जाना। उस वक्त हमारी गवर्नमेंट ब्रिटिश काउंसिल थी तो उनके अगेंस्ट जाना। एंड इंटरनल डिबेट इन कांग्रेस, तो इसकी वजह से कांग्रेस के बीच में इंटरनल डिबेट स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों के पास खाने को खाना नहीं था, प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे चीज़ों के। तो उस वक्त हमारे कंट्री में क्या आ गया था, ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। डिप्रेशन मतलब सिर दर्द ठीक है, भूखमरी, बहुत सारी चीज़ें, खाने को रोटी नहीं है, पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है। तो ग्रेट डिप्रेशन आ गया था इंडिया के अंदर। और 1926 में तो ऐसा हुआ था कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस फॉल, मतलब जो भी सब्जियों के फलों के भाव थे ना वो डाउन हो गए थे, जिसकी वजह से प्राइसेस कोलैप्स हो गए थे। कोलैप्स मतलब होता है टकराना, 1930 में। तो बेसिकली इस दौरान 1930 के आसपास पूरा का पूरा ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। ओके, या नाउ इट इज अबाउट साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में आई थी। और साइमन कमीशन क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सन जॉन साइमन, मतलब जॉन साइमन जो थे इनके हेड थे, उनके अंडर में एक कमीशन बनाई गई, स्टैट्यूटरी कमीशन। स्टैट्यूटरी मतलब होता है कि डिसाइडेड बाय द लॉ, जो कानून डिसाइड करता है उनके अकॉर्डिंग। उस वक्त हमारे देश में कानून था ब्रिटिशर्स का। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिशर्स ने ये डिसीजन लिया कि हम एक कमीशन बनाएंगे, और वो कमीशन का क्या काम होगा, जो इंडिया का, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके अंदर सभी हमारे भारत के रूल्स लिखे जाते हैं, और ये लिखा जाता है कि किस गलती पर कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी, और भी बहुत सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं। और हमारे जो एनसीईआरटी का पहला पेज होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, वी द पीपल आर द बाय द पीपल, ये वाला, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है। तो इस साइमन कमीशन को इसलिए अपॉइंट किया गया ताकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के फंक्शनिंग, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग वो देख सकें, और कुछ बदलाव भी सजेस्ट कर सके, दे कैन सजेस्ट सम चेंजेस ऑल्सो। और प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर सारे के सारे ब्रिटिशर्स जो थे, एक भी इंडियंस इन्होंने लिया ही नहीं। तो इसलिए ऑफकोर्स से बात है, हम लोगों को अपोज होना ही था, इसलिए इंडियन के बहुत सारे जो लीडर्स थे वो इनके अपोज चले गए थे, अगेंस्ट चले गए थे। इनका वेलकम कैसे गया, यानी ग्रीट कैसे किया गया पता है, कि हमारे इंडियन सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, मतलब अंग्रेजों वापस जाओ। 1929 में लॉर्ड इरविन, वही अब उसी दौरान 1929 में एक साल बाद जब ये आया था, उसके एक साल बाद लॉर्ड इरविन को ऐसा लगा कि जब कोई भारतीय सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, कोई इंडियन सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये हमारा जो कमीशन है ये बंद करवाना पड़ेगा, या फिर ये लोग लड़ लड़ के करवाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ था, लॉर्ड इरविन ने एक वैग ऑफर अनाउंस किया था। वैग बोलते हैं अनसर्टेन, मतलब पक्का नहीं बताया, बस ऐसे टालने के लिए एक प्रॉमिस कर दिया उन्होंने, और प्रॉमिस नहीं सॉरी ऑफर कर दिया, अनसर्टेन ऑफर करा, उसको बोलते हैं वैग ऑफर। और क्या ऑफर किया उन्होंने, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। और उन्होंने ऐसे बोला कि डोमिनेट, जैसे डोमिनेट क्या होता है कि किसी को हावी हो जाना किसी के ऊपर, तो हम इंडियंस के ऊपर तो वो ऑलरेडी हावी हो ही रखे थे। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप टेंशन मत लो, हम लोग एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस पर हम लोग डिसाइड करेंगे, उसमें हम आप लोगों के लिए भी कुछ करेंगे, आपकी तरफ से भी सोचेंगे ऐसा। तो उन्होंने क्या बोला कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जल्दी रखेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि हम इस चीज़ को डिस्कस भी कर सकें। अच्छा, अब इस चीज़ को लेकर जो ये सब हो रहा था ना, लोगों की दो सोच विचारधारा थी, लोग जो हैं वो दो तरीके से सोच रहे थे। जो पहले लोग हैं वो क्या सोच रहे थे, जो रेडिकल लीडर्स थे, रेडिकल लीडर्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको। रेडिकल लीडर्स क्या होता है, जो आवाज़ उठाते हैं गलत लॉ के खिलाफ। अगर उन्हें लगता है कि कोई भी हमारे देश का कानून गलत है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो रेडिकल कहलाते हैं। तो जो रेडिकल लीडर्स थे जो कांग्रेस के अंदर थे, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जवाहरलाल नेहरू जो कि यंग लीडर थे, उन्होंने, और एक और, तो वो लोग जो थे ना वो बहुत व्हाट कैन वी से रेडिकल थे, तो रेडिकल मतलब अगेंस्ट थे। और वो उन लोगों ने क्या किया, असर्टिव, बिकेम मोर असर्टिव। असर्टिव होता है अपने आप को दिखाना, प्रदर्शन करना, अपने उन्होंने थॉट्स को दिखाया कि नहीं भैया ये सब गलत है और हमें ब्रिटिश प्रपोजल्स के बिल्कुल खिलाफ है, हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हैं। उसी और दूसरे लोग थे जो लिबरल्स थे, बहुत सीधे साधे लोग थे, उन्होंने ये बोला कि ठीक है हम इस चीज़ के साथ हैं, अगर वो हमारे बारे में कुछ सोचेंगे तो हम ठीक है उनके साथ हैं। लेकिन हम अब जो लिबरल जो सीधे साधे लोग थे ना, उनका कांग्रेस के ऊपर से विश्वास उठता चला जा रहा था, दे वर नॉट एबल टू ट्रस्ट ऑन कांग्रेस, ठीक है। फिर क्या हुआ था, दिसंबर 1929 में अब उन लोगों को ऐसा लगा कि हाँ भैया हम लोग तो जीत गए, और अब तो देखना साइमन मतलब अंग्रेज वापस चले जाएंगे, अब तो हम लोग जीत गए, अब तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, लाहौर कांग्रेस
जो थी ना लाहौर की जो कांग्रेस थी, उन्होंने 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी के साथ बैठकर प्रिसाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू एक रिजोल्यूशन पास किया और उन्होंने पूर्ण स्वराज मतलब फुल इंडिपेंडेंस क्या कर दी, डिसाइड कर दी कि भैया अब तो हमें इंडिपेंडेंस मिल ही गई है, पूर्ण स्वराज हमें मिल गया है, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था 26 जनवरी 1930 को 1930 को कि अब हमें इंडिपेंडेंस मिल चुका है। और उन्होंने लोगों को बुला लिया था कि आओ अब प्लेज लेते हैं, प्लेज मतलब ओथ लेते हैं। ओथ आपको पता ही होगा, स्कूल में सबके प्लेज होती है, वी आर द इंडियंस, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइक दैट, ठीक है। तो प्लेज के लिए बुलाया और उस प्लेज में तो क्या बुलवाना था उन्होंने ओथ की, आपको अपनी स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए आपको हमेशा स्ट्रगल करना है, आगे से किसी अपने भारत के अंदर किसी और का अधिकार नहीं होना चाहिए ऐसा। तो उन्होंने कहा कि चलो पब्लिक को बुला लेते हैं, अब तो हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है बल्ले बल्ले, ठीक है। लेकिन ट्विस्ट, लेकिन बहुत कम पब्लिक ने उस चीज़ को सपोर्ट किया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता था कि ये ऐसा कुछ है तो है नहीं, इन लोगों को ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद बस ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तो वो कैसे डिक्लेयर हो सकता था, वो नहीं हो सकता था, मतलब डिक्लेयर तो हो गया था, वो उन्होंने क्या, वो नहीं हुआ, वो नहीं, इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाय द पब्लिक। सो देन इट वॉज लेफ्ट टू महात्मा गांधी जी। तब उन्होंने, लोगों ने बोल दिया कि भाई अब जो है सब कुछ गांधी जी के हाथ में है, जैसा वो बोलेंगे हम वैसा करेंगे। और इंडिपेंडेंस मिली है, नहीं मिली है, मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सब इन्होंने किसके ऊपर छोड़ दिया था, गांधी जी के ऊपर छोड़ दिया था। ओके, देन इट वॉज लेफ्ट टू मिस्टर नेम महात्मा गांधी जी, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में और बाकी आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।